मैंने बजाय इस अम्बुआए कसीर में फंसने के उस्मान को आंखों ही आंखों में इशारा किया और हम सामने खड़ी ट्रेन के एक डब्बे में जा घुसे। ये कोई पैसेंजर ट्रेन थी जिसमें ज़्यादा रश नहीं था। उस्मान वाकई इस खतरनाक सूरत हाल से बुखला गया था और अपनी बुखलाहट का मुजाहिरा इसने ट्रेन में सवार होते हुए भी किया। जब वो दरवाजे में घुसते ही मेरी तरफ पलटा। यहाँ तो पहले ही काफ़ी लोग हैं। इसने पलटकर घबराए हुए लहजे में मुझे मुखातिब किया। हालांकि हमारे प्लान के मुताबिक हमें एक दूसरे से आशनाई जाहिर नहीं करनी थी। मेरे पीछे भी गाड़ी में सवार होने वाले 2-3 बंगाली खड़े थे। चंद सानिये को तो मेरी समझ में भी ना आया कि क्या करूं, लेकिन मेरे औसान बहाल थे। क्या बोलता है बाबा, साला इतना लंबा सफ़र ऐसे तो कटने से रहा। ठीक है, दूसरे डब्बे में चलो। मैंने उसे आंख के इशारे से वापस आने को कहा। दूसरे डब्बे में दाखिल होने से पहले इसका कंधा दबाकर मैंने 2-3 मरतबा थपका और तसल्ली दी, घबराने की कोई बात नहीं। शायद उस्मान को अपनी बौखलाहट का एहसास होने लगा था। इसने बड़े अजीब से अंदाज से सर को हिलाकर कंधे झटके, जैसे ये कोई नफ्सियाती तरीका हो औसान बहाल करने का। वो मुस्कुराने लगा। दूसरे डब्बे में अपनी बुरादरी के कुछ लोगों को देखकर खामखा मेरी बातें खुल गईं। मैंने उस्मान को अपने सामने खिड़की से लगी अकेली सीट पर बैठने का इशारा कर दिया और इसके दाएं तरफ बर्थ पर बैठे सरदारों की तरफ बढ़ गया। श्री वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैंने उन्हें मुखातिब किया। जवाब में सरदारों ने भी फतेह बुलाई। हम लोग एक दूसरे की खैर खैरियत जानने लगे। वक़्त गुजारी का कुदरत ने बड़ा बेहतरीन बहाना मुहैया कर दिया था। इस तरह बेतकल्लुफ़ी से बातें करते हुए देखकर मुझ पर शक करने की जुर्रत किसी को ना होती। उस्मान की अलबत्ता और बात थी, लेकिन उसने भी हिम्मत पकड़ ली थी और वो खिड़की के सामने इस तरह आड़ा तिरछा होकर बैठा था कि ना तो बाहर से देखने पर इस पर सही तौर से नज़र पड़ती थी, ना ही अंदर से। अलबत्ता वो खुद अंदर और बाहर होने वाली सूरत हाल का अंदाज़ा बखूबी लगा सकता था। खैरियत गुजरी के गाड़ी की रवानगी तक वहाँ कोई चेकिंग पार्टी न आई। फिर विसल बजी, झंडी लहराई और गाड़ी ने रेंगना शुरू कर दिया। जैसे जैसे गाड़ी प्लेटफार्म से निकल रही थी, हमारी जान में जान आ रही थी। हमने इससे सफ़र तो करना नहीं था, बस एक हिफाजती इक़दाम के तहत इसमें जा घुसे थे। अगर अभी तक सिक्योरिटी वाले यहाँ नहीं पहुँचे थे तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं था कि वो लोग बेखबर थे या उन्होंने गाड़ी में ताक झांक करना मुनासिब ही ना समझा हो। मेरी छठी हिस्स ने इस प्लेटफॉर्म पर चकराते कई मुश्तबा चेहरों को अब तक की निशानदही कर दी थी। अभी तक हमारा इनके हाथों महफूज रहना किसी मौजे से कम न था। क्या शुभ नाम है अपना, कोने में बैठे एक बूढ़े सरदार को यकदम जैसे ख्याल आया। हालांकि हमने अब तक एक दूसरे के गाँवों और ज़िला से वाकफियत हासिल कर ली थी, लेकिन थे तो सारे सरदार। अकल ज़रा देर से आई थी। मैंने उन्हें बताया था कि कोलकाता में मैं नया ही आया हूँ। अमरजीत सिंह महाराज जी। मेरे लहजे के इनकसार ने इसे कुछ ज़्यादा ही फुला दिया था। खुदा आया किस तरह आना हुआ। इसने दाएं मूंछ को बाएं हाथ के अंगूठे और शहादत की उंगली की मदद से बल देते हुए पूछा। बस बापू जी कुछ न पूछो। मेरे लहजे में एक ज़माने की यासियत झलक रही थी। घबरा न, छिंदे बात कर। बाबू जी ने अपने छिंदे की हौसला अफजाई फरमाई। खुदा न करे कभी आपको मशरकी पंजाब यानी भारत की जेल यात्रा नसीब हो। अगर किसी जेल में 100 कैदी हों तो इनमें से कम 70 कत्ल के होंगे। एक तो सिख वैसे ही गर्म दिमाग के होते हैं, फिर बैसाख में वाडियों के बाद जब इनकी जेब भी गर्म हो जाए तो इनका अपने आप में रहना नामुमकिन हो जाता है। हर साल बैसाखी पर पंजाब भर में कत्लो गारत गिरी का एक तूफान ज़रूर उठता है और वहाँ किसी को महज इस बात पर ही कत्ल कर दिया जाता है कि साढ़े खेता को लो खंगूरा मार के लंघिया सी। दुश्मनी महाराज जी, मैं अकेला ही बचा हूँ, वरना तो सारा कुंबा ही। और मेरी आंखें छलक पड़ी। हंस के ओए पुत्रा मन रख, वाहे गुरु भली करेगा। इसने उठकर मुझे थपकी दी। मैंने अपनी कमीज की आस्तीन से आंसू पूजे। उस्मान होंकों की तरह मुंह उठाए मेरी सिमत देख रहा था। फिर इसने यूं गर्दन हिलाई जैसे इसे सारे मामले की समझ आ गई हो। मेरा नाम आत्मा सिंह है पुत्रा। मेरे होते हुए ना कोई यहाँ तुझे कुछ कह सकता है और ना वहाँ। इसने बड़े एतमाद से ये बात कही थी और जब वो बात करता तो इसके हमराही बड़े मुअद्दब होकर इसकी गुफ्तगू सुनते। क्या मजाल जो कोई इसकी बात में मुदाखलत करे। धन्यवाद बापूजी, मैंने हाथ बांधते हुए कहा। फिर वो मुझे अपना एड्रेस समझाने लगा। वो कोलकाता का मशहूर ट्रांसपोर्टर था, सूरज गुड्स ट्रांसपोर्ट का मालिक। इसके 20 के करीब तो जाती ट्रक थे और इतना बड़ा करोड़पति आदमी पैसेंजर ट्रेन से आखिर कहाँ जा रहा है, ये था वो पहला सवाल जिसने मेरे जहन में कुलबाना शुरू किया। महाराज ने सियालदा तक जाना था। हमने कहा गाड़ी से ही चलते हैं। इसके एक साथी ने शायद मेरे अंदर जागने वाले वसवसों को भांप लिया था। दौरान गुफ्तगू जब मैंने उस्मान की तरफ नजर उठाई तो इसने खतरे का इशारा किया और अपनी जगह से उठकर आगे बढ़ गया। मैं बेबस अपनी जगह से चिपका रहा, जाऊं कि न जाऊं। अजीब मुखमसे ने आकर घेर लिया था। चंगा बापूजी, मुझे ज़रा एक वाकफकार को अपने 2 डब्बों में तलाश करना है, जाने वो कहाँ चला गया है। कहते हुए मैं उठ खड़ा हुआ। इसे अकेला छोड़ना मेरी गैरत को गवारा न था।
पुत्र आई जरूर, मेरे उठते उठते सरदार आत्मा सिंह ने कह दिया। सत श्री अकाल, मैं नमस्कार करके आगे खिसक गया। सत श्री अकाल, उन्होंने कोरस में जवाब दिया। उस्मान डब्बे के टॉयलेट से लगा खड़ा था। गाड़ी अभी स्टेशन की हदूद में थी। मुख्तलिफ कांटे बदल बदल कर इसे मुख्तलिफ लाइनों पर डालने का अमल कुछ ज्यादा ही सुस्त था। पिछले तीसरे डब्बे में उस्मान ने मुंह दूसरी तरफ किए हुए मुख्तसर सी बात करके मुझे तफसीली हालात से आगाह कर दिया। जिस डब्बे के मुतल्लिक इसने कहा था, इसमें मुक्ति बाहिनी के आदमी गालिबन इसकी तलाशी में आए थे। बड़े मक्कार लोग थे। इनका ख्याल था ट्रेन को महफूज जानकर हम इसमें दाखिल होंगे और जब कोई वहां हमें चेक करने भी नहीं आएगा तो इत्मीनान से बैठे रहेंगे और इसी इत्मीनान की हालत में वो अचानक हमें दबोच लेंगे। कुव्वत फैसला जितनी मजबूत होगी इतने ही तुम कामयाब रहोगे। फौरी फैसला और बरवकत अमल, इसी में तुम्हारी नजात है। मेरे खिजर राह ने निहाल खाना जहन से सर उठाया। ट्रेन की रफ्तार इतनी कम थी कि लोग इसमें बआसानी चढ़ उतर रहे थे। मैंने भी उस्मान का बाजू पकड़कर इसे चलती ट्रेन से नीचे उतरने का इशारा किया और खुद भी इसके पीछे उतर गया। यहाँ इक्का दुक्का लोग ही आ रहे थे, ज्यादातर रेलवे के मुलाजिम ही थे। जरा आगे नजर दौड़ाई तो दिल जैसे धक से रह गया। थोड़ी दूर पुलिस के जवानों ने रेलवे लाइन को दोनों अतराफ से घेर रखा था। अब ट्रेन के आहिस्ता होने का मतलब भी बखूबी समझ आ गया था। वो लोग अचानक रेड करके इसे चेक करना चाहते थे। इस तरह फरार के 1% इम्कानात भी बाकी नहीं रहते थे। वो मुक्ति बाहिनी वालों का अचानक नजर आ जाना ताईद गैबी था और इस अमर का इशारा भी कि वो ज़ाते बरहक हमारी मुकम्मल पुष्पनाही कर रही है और ये एतमाद जिस किसी को हासिल हो जाए कि इसकी मदद पर कायनात का खुदा मौजूद है, इसकी तवानाइयों का आलम क्या होगा। इसके हौसले आकाश की वुसअतों को न समेटने लगेंगे। मैंने वहां एक तरफ दीवार की ओट में उस्मान को ठहरने का इशारा किया। अपने बाएं हाथ बैतुल खला का बोर्ड पढ़कर, जिसके साथ ही सिर्फ रेलवे मुलाजमीन के लिए भी लिखा था, मेरे जहन में एक शानदार मंसूबा तरतीब पा गया। एक बदकिस्मत रेलवे मुलाजिम को मैंने इस तरफ जाते देखा था। इर्द गिर्द और कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैं बेधड़क इसके ताकुब में बढ़ गया। एक इधर जाता है तू, इसने एक सिख को देखकर गुस्से से कहा। अपनी बात का जवाब इसे भरपूर दोहत्तड़ की शक्ल में मिला जो मैंने इसके सीने पर मारा था। एक तो कोलकाता की पैदाइश और फिर रेलवे मुलाजमीन, जिसके फेफड़े पहले ही धुआं निगल निगल कर स्याह हो रहे हैं। बेचारे को हाय कहने की भी फुर्सत नसीब न हुई। बमुश्किल 1 मिनट बाद इसका जिस्म कपड़ों से बेनियाज हो चुका था। सिर्फ एक जेरे पजामा इसके तने नाजुक पर बाकी रह गया था। मैंने बड़े माजरती जज्बात से 100 रुपए का एक नोट इसके जेरे जामा में फंसाया और इसे एक लैट्रीन में डालकर उस्मान को इशारा किया। उसे करीब बुलाकर मैंने फौरन कपड़े तब्दील करने को कहा। चंद लम्हों तक तो वो हैरत से मेरी तरफ देखता रह गया। फिर जैसे बात इसके जहन ने हजम कर ली। वाह अली भाई वाह, इसने बेख्तियार मुझे दाद दी और दूसरे ही लम्हे अपने काम में जुट गया। मैंने उस्मान के कपड़े भी इसी बैतुल खला में फेंक दिए जहां हमारा शिकार सरायत कर गया था। अब उस्मान रेलवे फायरमैन की वर्दी में मलबूस था और मैंने पगड़ी उतार कर इसे पटके की शक्ल में कंधे पर डाल रखा था। शिकार के जेब से बरामद होने वाली 4 मीनार सिगरेट की डब्बी से एक सिगरेट निकालकर मैंने सुलगा लिया। दूसरा सिगरेट मेरे कान में फंसा था और बाल बिखर कर माथे पर आ गए थे। मैं शक्ल से छटा हुआ गुंडा दिखाई दे रहा था, पंजाबी गुंडा। हमने बजाय स्टेशन की तरफ मुड़ने के अब रेलवे लाइन के वसी जाल के एक सिमत नजर आने वाली इस छोटी सी दीवार का रुख किया, जिसके परली तरफ स्टेशन की हद खत्म हो जाती थी। हम दोनों साथ साथ गप्पे मारते जा रहे थे। बादियुन नजर में यही दिखाई देता था कि मैं इस रेलवे मुलाजिम का कोई दोस्त हूँ और हम दोनों मिलकर कोई गलत किस्म का धंधा जरूर करते हैं, वरना एक रेलवे फायरमैन की एक पंजाबी बदमाश से दोस्ती बहुत बड़े सवालात पैदा कर सकती थी। दीवार के साथ साथ वॉचमैन खड़े थे क्योंकि ये वर्कशॉप का इलाका था और लोहा चोरों की जन्नत। लेकिन मेरा कद काठ और चाल ढाल देखकर किसी ने हमें रोकने या पूछने की जुर्रत न की और हम दोनों आसानी से दीवार फलांग गए। यहाँ खासी गहमा गहमी थी और स्टेशन के अंदर वाली बात अभी तक यहाँ नहीं पहुँची थी। हम एक साइकिल रिक्शा में बैठकर करीबी बाजार की तरफ मुड़ गए जहाँ रेडीमेड कपड़ों की दुकानें भी मौजूद थीं। साइकिल रिक्शा में बैठे बैठे मैंने अपना हुलिया दुरुस्त किया और दोबारा मुअज़्ज़ज़ सिख का रूप धार लिया। बाजार के कोने में बने टी स्टॉल पर उस्मान को बिठाकर मैं अंदर दाखिल हो गया। थोड़ी देर बाद मेरी वापसी एक बेहतरीन रेडीमेड सूट के साथ हुई। हमने एक तफरीगाह का रास्ता लिया जहां चेंज करने के बाद उस्मान जब मेरे सामने आया तो वो रेलवे फायरमैन की बजाय एक मुअज़्ज़ज़ और अमीर किस्म का बंगाली नजर आ रहा था। इसके बदन पर बेहतरीन सूट और आंखों पर शानदार ऐनक जमी थी। मेरी घड़ी इसकी कलाई पर मुंतकिल हो चुकी थी और शेव करवा कर इसने दाढ़ी से भी निजात पाली थी। वो क्लीन शेव एक बिजनेसमैन नजर आ रहा था।
ब्रीफ केस इसने हाथ में पकड़ा हुआ था जिसमें एक बड़े बैंक की चेकबुक और भारतीय करेंसी मौजूद थी। ये चीज़ें भी मैंने अपने पास से मुंतकिल की थी। मैंने वहाँ से दूर दराज एक मकाम पर बने आला होटल में एक कमरा लेकर क़याम करने और अगली हिदायत तक वहीं रहने को कहा और ख़ुद इससे अलग हो गया। मुझे सेफ हाउस की फ़िक्र खाए जा रही थी। मेरा रुख एक प्राइवेट टेलीबूथ की तरफ था और जैसे ही मैंने अपने दोस्तों से रब्ता कायम किया वहाँ पहले से मेरे लिए मौजूद पैगाम मुझे मिल गया। नंबर 2 पर 5 बजे शाम। इस वक्त 4 बज रहे थे। हमारी भागदौड़ काफ़ी देर जारी रही थी। नंबर 2 हमारी एक आरवी का नाम था और ठीक 5 बजे मैं रेलवे बुकिंग ऑफिस की तरफ बढ़ रहा था जहां मेरे दूसरे साथी ने मुझसे मिलना था। हम दोनों ने एक दूसरे को मखसूस निशानात से शनाख्त करना था। हम शक्ल आशना नहीं थे। ये बुकिंग ऑफिस सड़क से ज़रा हटकर आवाम की सहूलत के लिए तामीर किया गया था। मैं बुकिंग ऑफिस के बरामदे में बैठ गया। मेरी नज़रें इस वाहिद दरवाजे की तरफ लगी थी जो लोगों की आमदोरफ्त के लिए मखसूस था। बमुश्किल 2 मिनट ही गुजरे थे जब मैंने अपने जैसे एक सिख नौजवान को अंदर दाखिल होते देखा। इसने सूट पहना हुआ था और शक्ल से किसी यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म नजर आ रहा था। सफ़ेद शीशों की ऐनक देखकर बादियुन नज़र वो कोई ज्ञानी किस्म का सिख दिखाई देता था, लेकिन मुझे इल्म था कि ये शीशे डिमी हैं। इसके दाहिने हाथ पर प्लास्टर चढ़ा था और बाएं हाथ में ब्राउन रंग का एक खास ट्रेडमार्क वाला ब्रीफ केस इसने थामा हुआ था। दरवाजे से अंदर दाखिल होकर इसने एक सरसरी नज़र वहां बैठे लोगों पर डाली। हमारी नज़रें जैसे ही आपस में टकराई वहां से उठकर एक कोने में जा खड़ा हुआ। अपने दाएं हाथ को एक मखसूस अंदाज से अब तक 2-3 मरतबा सर के गिर्द घुमा लिया था। चंद लम्हों तक वो किनक्कियों से मुझे देखता रहा, फिर टहलता हुआ मेरी तरफ आ गया। सत श्री अकाल जी, इसने बड़े मुअद्दब लहजे में मुझे मुखातिब किया। सत श्री अकाल। मैंने दोनों हाथ बांधते हुए इसे दाएं हाथ में पहनी एक खास अंगूठी भी दिखा दी। टाइम क्या है महाराज? जवानी का मैंने आहिस्ता से सरगोशी की। इस तरह के 2-4 जुमलों के बाद इसने अपनी जेब में हाथ डालकर खास रंग का एक रुमाल निकाला और इसे खामखा होंठों पर फेरा, फिर जेब में डाल लिया। खासा रश है, मेरे ख्याल में थोड़ी देर बाद आएंगे। मैंने इसकी तरफ फिक्रा उछाला। हाँ, कौन पागलों की तरह 1.5-2 घंटे कतार में खड़ा रहे। इसने मुस्कुराते हुए गर्दन हिलाई और मेरे आगे आगे चलने लगा। हम दोनों एक दूसरे का तकरीबन 20 मिनट तक ताकुब करते रहे। इस दौरान में उसने मुझे खासी गलियां और बाजार घुमा दिए थे। जब हम दोनों को यकीन हो गया कि कोई हमारा ताकुब नहीं कर रहा तो पहल मैंने ही की, क्योंकि वो मुझसे जूनियर था। मैंने 2-4 लंबे कदम उठाए और इसके बराबर जा पहुंचा। बस करो यार, सुबह से जूतियां घिसा रहे हैं। मैंने कुछ ऐसे अंदाज से कहा कि ख्वामखा इसकी हंसी निकल गई। जैसी आपकी इच्छा, इसने झुकते हुए कहा और हम करीबी रेस्तोरां में घुस गए। सुबह से मुसलसल भाग दौड़ ने भूख चमका दी थी। रात की स्याहियां कोलकाते का चेहरा नोचने को तेजी से इसकी सिमत आ रही थी। सड़क किनारे बिजली के खंभों से लटके बल्बों की बीमार रोशनियां झपक झपक कर अंगड़ाइयां ले रही थी। खैरियत रही? मैंने बैरे को ऑर्डर देते ही इससे पूछा। एकदम खैरियत, इसने हंसते हुए कहा। वो लोग शायद आपकी वापसी के मुंतजिर हैं, ठिकाना इनकी नज़र में है। जब रात को मायूस होकर वो छापा मारेंगे तो ताकतवर टाइम बम इनका मुंतजिर होगा। वेल डन, खासे अक्लमंद मालूम होते हो। मैंने इसे तहसीन भरी नज़रों से देखा। थैंक यू सर। वो इनकसार से झुक गया। ताज़ा हिदायत इसके ज़रिए मुझे हासिल हुई थी और अगले प्रोग्राम से मुतल्लिक तफसीलात का भी इल्म हुआ था। वो लोग चूँकि खासी देर से सरगर्म अमल थे, इसलिए मुझसे बहुत ज़्यादा बाखबर थे। उन्होंने 2-3 खसूसी मकामात नोट कर रखे थे जहाँ मुक्ति बाहिनी के करता धरता अपने परवदा पिल्लों समेत क़याम करते थे। ये मकामात एक तरह से इनके हेडक्वार्टर और ऑपरेशन रूम थे, जहाँ रॉ के बड़े बड़े जर्नैल बैठकर मनसूबाबंदी करते थे और यहीं से मिशन ब्रीफ करके उन्हें मशरिक़ी पाकिस्तान में धकेला जाता था। हम इन्हें इनके मनसूबों समेत नीस्तो नाबूद करने का आज़म रखते थे। हम इन्हें बताने आए थे कि उन्होंने हमारे अमन पसंदी का गलत मतलब लिया है। हम सिर्फ रेशम की तरह नरम ही नहीं बल्कि फौलाद की तरह सीसा पलाई दीवार बनना भी जानते हैं। कोई जिक्र हमने अभी तक अगर उठाई थी तो ये कि लंका घर के भेदियों के हाथों ढाया गया था। दुश्मन ने हमें अपने महफूज किलों में बैठकर ललकारा था और हम इसकी ललकार का जवाब देने यहाँ आए थे। इसका चैलेंज हमने जवान मर्दों की तरह कबूल किया था। ये नौजवान खासा ज़हीन था और अपने काम का माहिर भी। इसने मुख्तसर सी मुलाकात में मेरी आंखें खोल दी थी। हमारे पेशे का तकाजा भी यही था कि मैं इसके मुतल्लिक कोई जानकारी हासिल न करूं। वो कोई भी था तो अपना। जो कोई भी इसका साईं था, इसकी इस सरपरस्ती का हक अदा कर दिया था। करीबन 1 घंटे तक वो मेरे साथ रहा, फिर अगले रोज़ का प्रोग्राम देकर रुखसत हो गया। अब मेरे लिए मसला था रात गुजारने का कि रात कहाँ बसर हो। होटल, सराय, आश्रम, मुसाफिर खाना, कहीं पनाहगाहें थीं, लेकिन मेरे जहन ने एक और ही तरफ रहनुमाई की, आत्मा सिंह की तरफ। वो डेरेदार आदमी था और मेरी कोई अदा उसे भा गई थी।
फिर यह भी तो मुमकिन था कि मेरे जहन ने उसके मुतालिक जो नज़रिया कायम किया था वो सच ही साबित हो। जी हाँ, मेरी छठी हिस्स ने ज्ञान हासिल किया था कि ये शख्स वो नहीं जो ज़ाहिरी सूरत में नज़र आता है, ये तो कोई गैर मामूली किस्म की चीज़ है। अगर ये बात सच थी तो कुदरत ने मेरी मुलाकात यूं ही इससे नहीं कराई थी। आत्मा सिंह मेरे लिए काम का आदमी साबित हो सकता था, जिसे फेंक कर हारी हुई बाजी जीती जा सकती थी। दम तोड़ते उजालों का ताकुब करता मैं एक टैक्सी के जरिए ज्ञानी आत्मा सिंह के डेरे की तरफ चल दिया। इसका डेरा शहर के मॉडर्न आबादी में एक शानदार बंगले की सूरत में मौजूद था, लेकिन नज़र वाले बखूबी अंदाज़ा कर लेते थे कि यह बंगले से ज़्यादा कोई मजबूत किला है, जिसकी दीवारें गैर मामूली तौर पर ऊंची थीं और जिनके ऊपर कांटेदार लोहे की तारों में यकीनन बिजली की रूह दौड़ रही थी। मैंने आबादी के बाहर ही एक रागीर से इसका ठिकाना पूछा। पहले तो इसने सर से पैर तक मेरा जायजा लिया, फिर अजीब सी नज़रों से मेरी सिमत देखते हुए सामने बनी कोठी की तरफ इशारा करके आगे बढ़ा दिया। इस बात से बेखबर कि मैंने इसे घूमकर एक नज़दीकी बंगले में दाखिल होते देख लिया है। मैं जानबूझकर इसी सिमत बढ़ गया जिस तरफ इसने मुझे देखना चाहा था। थोड़ा आगे जाकर मुझे फिर वापस इसी तरफ आना पड़ा, क्योंकि वहाँ से इल्म हुआ था कि ज्ञानी जी का बंगला तो पीछे रह गया है। अभी मैं इससे कुछ दूर ही था जब 2-3 मखसूस वज़ा कता के गुंडों को मैंने इस तरफ बढ़ते देखा। अपनी तरफ से उन्होंने यही जाहिर किया था जैसे वो रोज़ाना की मटर गश्त पर निकले हैं, लेकिन मैंने बंगले की एक खिड़की पर लहराती परछाइयाँ देखकर सूरत हाल का अंदाज़ा लगा लिया था। शायद ज्ञानी जी को मेरा इम्तिहान मकसूद है। एक इधर जाता है साला, एक गुंडे ने मेरे कंधे पर जोरदार हाथ मारकर मुझे अपनी तरफ मुखातिब किया। अपना रास्ता लो, मैंने इसका हाथ झटक कर आगे बढ़ना चाहा। तेरी जवाब में मुझ पर गालियां बरसने लगीं। मेरा मिशन बहुत अजीम था, लेकिन था मैं बहरहाल एक इंसान और ऐसी नस्ल का नुमाइंदा जिसमें गैरत कुछ ज़्यादा ही पाई जाती है। इस लम्हे मेरे अंदर वो राजपूत जाग उठा जिसकी खुदसरी से खुद भी मैं पनाह मांगता था। मैंने इस लंबे तड़ंगे स्याफाम शख्स को, जो किसी मखलूद नस्ल का शाहकार नजर आता था, घूमते हुए जोरदार जरब लगाई और वो लड़खड़ा कर अपने साथी पर जा गिरा। लेकिन दूसरे ही लम्हे किसी माहिर फन पहलवान की तरह उछल कर खड़ा हो गया। इसने अपनी जगह खड़े खड़े टांग चलाई और अगर मैं अचानक झुकाई देकर एक तरफ ना हट जाता तो यकीनन मेरा जबड़ा इसकी एड़ी की जोरदार जरब से टूट जाता। अपनी दानिश में मैं इसके इस दाव से तो बच गया था, मगर यह अलग बात कि अपनी मरकजी नुक्ते पर पहुंचते ही इसने बैक किक लगाई और इसके तलवे की जोरदार जरब मेरी पेट में लगी। बजाय सहन जाने के अपनी फितरत के मुताबिक दुश्मन के वार ने मेरा तैश बढ़ा दिया था, लेकिन तरबियत आड़े आती रही। दिमाग ठंडा रहा, वरना कोई भी जल्दी में की जाने वाली हरकत नुकसान पहुंचा देती। अगर मैं कोई आम आदमी होता तो लाख तरबियत याफ्ता होने के बावजूद इसकी इस कारी से डगमगा जाता। डगमगाया मैं भी ज़रूर था, लेकिन तकलीफ की शिद्दत से नहीं, मेरा जोर अपनी दाएं सिमत रहा जहां इसका एक साथी अगले इकदाम के लिए पर तोल रहा था। मेरी पुश्त इस अंदाज से इससे टकराई जैसे वो आदमी की बजाय अखाड़े का रस्सा हो। मेरी दोनों कोहनियों ने इसे टकरा दिया और पंजों के बल उछल कर मैंने सीधे होते हुए इस मखलूतुन नस्ल स्याफाम के सीने में जोरदार टक्कर मारी। इसे शायद इतने अचानक और तेज रद्द अमल की तवक्का नहीं थी। फिर इस तरह की टक्कर का सामना इसको इससे पहले नहीं हुआ था। वो बौखला गया और उलट पड़ा। तीसरा गुंडा अपने जोहर आजमाने को तेजी से मेरी तरफ झपटा, लेकिन मुंह पर लगने वाले पंच ने इसके 14 तबक रोशन कर दिए और फिर वो तीनों ही किसी मशीनी अमल के तहत इकट्ठे उठकर खड़े हो गए। मुझे तो यही महसूस हुआ जैसे अभी तक वो मुझे बहुत लाइट ले रहे थे और हालात की नज़ाकत का एहसास उन्हें अब हुआ था। इनका प्रोग्राम तो मुझे फुटबॉल बनाने का था, लेकिन मैं इनके लिए लोहे की ईंट साबित हो रहा था। अब उन्होंने मुझे मोहलत देने के बजाय अपने अरमान निकालने का फैसला कर लिया। तीनों तरबियत याफ्ता खिलाड़ियों की तरह तीन अतराफ से हमलावर हुए, लेकिन मैं ज़मीन पर मौजूद होता तो मेरा कुछ बिगाड़ पाते। मैं तो फिजा में परवाज कर रहा था और लैंड किया था मैंने स्याफाम के कंधों पर। मैं इसकी गर्दन पर तोक की तरह फंस कर बैठा और दोनों पाँव इसकी बगलों में इस तरह फंसाए कि इसके बाजू सिर्फ लहरा कर रह गए। इस अमल का इख्तितामी नुक्ता इसके लिए बड़ा ही कर्बनाक था। मैंने आगे की सिमत झुकते हुए बाजू फैलाए जिस्म को जोरदार झटका दिया। स्याफाम तनावर दरख्त की तरह आंधी की जोर से जमीन की तरफ झुका। मेरे दोनों हाथ इसकी गद्दी पर जम गए और इसका चेहरा जमीन से टकराया तो मेरा वजन इसकी गर्दन पर मौजूद था। वो जख्म खोरदा कुत्ते की तरह चिल्लाने लगा। इसके दोनों हमराही दाएं बाएं सिमत से मुझ पर आहिनी हथौड़े बरसाने लगे, लेकिन सिर्फ एक एक वार कर सके, वो भी मेरी कोताही की वजह से कि मैंने स्याफाम पर से उठने में कुछ ज्यादा ही वक्त जाया कर दिया था। मुझे ये तवक्का नहीं थी कि वो इतनी फुर्ती भी दिखा देगा। एक दफा तो पसलियों की जलतरंग बजी, लेकिन फिर कहाँ। मेरी जोरदार लातों और खड़ी हथेलियों की जरबात ने उन्हें अदमौआ कर दिया।
हम लड़ते लड़ते अब मखसूस बंगले के सामने पहुंच चुके थे, जहां मैंने इस पुरस्कार शख्स को दाखिल होते हुए देखा था, जिससे सबसे पहले मैंने ज्ञानी आत्मा सिंह के मुतल्लिक जानकारी हासिल करना चाही थी। फिर वो दोनों तो जख्म चाटने के लिए हट गए, लेकिन इस मरतबा स्याह फाम पलटा तो खटक की आवाज़ इसके दाएं हाथ से उभरी। इसने अपने पाँव में पहनी जुराब से वो मखसूस बटन वाला चाकू निकाल कर खोला था, जो यहाँ के गुंडों का तुर्रा इम्तियाज है। जमीन पर गिरने से इसका मुंह किसी खून पीने वाली डाइन का सा हो गया था। इसके स्याह चेहरे के गिर्द अगिर्द फैली सुर्ख लकीरों के जाल में इसके सफेद आंखें किसी वैम्पायर का नक्शा पेश कर रही थी, और वो चाकू पकड़े बड़े खूनख्वार अंदाज से मेरी तरफ बढ़ रहा था। लेकिन अचानक जैसे मुस्मरिज्म के किसी अमल ने इसे आदमी से पत्थर का बुत बना दिया। मेरे अकब से ज्ञानी आत्मा सिंह की कड़कदार आवाज़ गूंजी, बस। इसके साथ ही हमारी दोनों अतराफ से खुलने वाली खिड़कियां, जहां से मुतजस चेहरे गर्दनें बाहर झुकाए इस रोमन अखाड़े का नज़ारा पेश कर रही थी, खटाखट बंद होने लगी। ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे किसी जंगल से कोई टाइगर भागकर शहर में आ गया हो और लोग इसके खौफ से सहम कर खुद को कमरों में मुकीद कर लें। ज्ञानी आत्मा सिंह मेरे तसव्वुर से कुछ बढ़कर ही साबित हुआ था। हश के ओ शेरा, इसने मेरे करीब पहुंचकर मेरे कंधे पर थपकी दी। क्या हरज है बापूजी, जरा हो लेने दो, ये तमाशा भी देख लें। मैंने 2 साल जापानी पहलवानों की जूतियां चाटी हैं। मैंने बड़े मजबूत लहजे में ज्ञानी जी को मुखातिब किया। पुत्र आत्मा सिंह, देख का एक दाना चखता है, तूने शेरनी का दूध पिया है। मैंने सुबह ही तेरे माथे पर एक बड़ा निशान देख लिया था। मैं खामोश खड़ा था। वो तीनों गधे गर्दनें झुकाए इस तरह खड़े थे जैसे अपने देवता को नजराना पेश कर रहे हों। आज पुत्र, आज तक दुनिया की कोई हस्ती इतनी जल्दी आत्मा सिंह का दिल नहीं जीत सकी। जरूर तू किसी शुभ घड़ी की पैदाइश है पुत्र। मुझे भी कई जन्म से तेरी तलाश थी। इसने मुझे बाजू से पकड़कर मेरे साथ साथ चलते हुए कहा। हम दोनों बंगले के अंदर मेन गेट में दाखिल हो गए, जिस पर एक मजबूत कद काठ का पठान राइफल पकड़े पहरा दे रहा था। इसने ज्ञानी को देखते ही एक तरफ हटकर तरबियत याफ्ता फौजियों की तरह सलामी दी, और ज्ञानी मुझे लिए एक शानदार लंबे चौड़े ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ, जिसकी सज धज देख कर किसी फिल्मी सेट का गुमान गुजरता था। रात हो चली है पुत्र, मेरे पाठ का समय वक्त निकलता जा रहा है। नहा धोकर खाना खा और सुख की नींद मान, यहाँ तेरे लिए आनंद ही आनंद है। इसने मुझे एक सोफे पर बैठने को कहा और मेरे हुलिये पर नजर की। धन्य दादी हो बापूजी, मैंने इनकसार से कहा। ज्ञानी आत्मा सिंह ने एक कोने में लगे पुश बटन पर उंगली दबाई और चंद सेकंड्स बाद बगली दरवाजे से बिजली का कौंदा लपका। मेरे जहन ने आसमान पर गिरती इस बिजली का तस्वुर किया, जिसे लिबास में मलफूफ करके औरत की शक्ल में कुदरत ने जमीन पर उतार दिया था। इसके अधनंगे पिंडे पर निगाहें ठहरती ही नहीं थी। अपना पुत्र है, इसका खास ख्याल रखना, आराम में फर्क ना आए। इसने आने वाली क़यामत को हुक्म सुनाया, जो हुक्म महाराज जी आसमानी बिजली ने हाथ बांध दिए। ज्ञानी ने कमरे के कोने पर टंगी गुरु नानक की तस्वीर के सामने खड़े होकर हाथ बांध दिए। सत गुरु नानक तेरी ओट, सच्चे पातशाह। झुककर उसने तस्वीर को शीश नवाए और मुझे इस कत्ताला के रहमो करम पर छोड़कर बाहर निकल गया। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।